हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइंस एजुटेक चैनल में। तो देखिए, आज से हमारी जो पटवारी के जनरल साइंस के जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, उनकी आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या होगा कि जैसे कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में भी आते जा रहे हैं। जैसे कि 15 मार्च से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो 15 मार्च से जैसे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स में जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं उनमें से कलेक्ट करके और बाकी जो संभावित क्वेश्चन हैं वो कलेक्ट करके सारे के सारे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ। ठीक, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे साइंस एजुटेक एप्लीकेशन में भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ और क्विज भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहाँ पे वीडियोस भी मिल जाएंगी सारी की सारी। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमारा जो एप्लीकेशन है ये सारे के सारे हमारे पीवी के जितने भी एग्जाम है वो सारे के सारे एग्जाम्स के कोर्स को कंडक्ट करवाता है। ठीक, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे कि हमारे क्वेश्चंस हैं, हमने यहाँ पे जनरल साइंस में बायोलॉजी का सेक्शन लिया है। ठीक है, फिर हम केमिस्ट्री का लेकर आएंगे, फिर हम फिजिक्स का लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक, मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है और उसको सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। देखिए, मास्टर ग्लैंड का मतलब होता है कि जो सारी ग्लैंड में अच्छा काम करती हो। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड या अधिवृक्क ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि या फिर यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए क्या होता है, इसको मास्टर ग्रंथि, सबसे पहले मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, जिसको हम पिट्यूटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो देखिए थायराइड ग्रंथि क्या होती है, जो हमारे गले में, ठीक है, जो कहाँ पे, गले में के दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, किसको करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ठीक है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि थायराइड, जिसको व्यक्ति को थायराइड की बीमारी होती है, वो या तो बहुत ज़्यादा मोटा होता है या तो बहुत ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, तो वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो ले रहे हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन पर। ठीक, अब बात करते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि वो होती है जो वृक्क के ऊपर होती है। ठीक है, किसके ऊपर होती है, वृक्क के ऊपर होती है। अब वृक्क क्या होता है, वृक्क को इंग्लिश में अगर हम कहें तो वृक्क होती है हमारी किडनी। ठीक है, क्या होती है, किडनी, और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक, अधिवृक्क यानी कि वृक्क के ऊपर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो होती है ये हमारे पूरे के पूरे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो तुरंत यानी कि हम जो तुरंत रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हमें डर लगना, वो सारे के डर लगने के बाद हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं वो सारे चेंजेस अधिवृक्क ग्रंथि की वजह से आते हैं। फिर आते हैं पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होती कहाँ पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो ब्रेन में स्थित होती है, कहाँ पे, मस्तिष्क में एकदम कोने में पीछे साइड को। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये आप लोगों को छोटी सी दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम जूम करके देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी यानी आगे की और पीछे की। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि बनाती है। अब ये जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह स्वयं एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, दो टाइप की यहाँ पे क्या होती है, ग्लैंड होती है,
एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो होती हैं जो अंतःस्रावी होती है और एक्सोक्राइन यानी जो बहिस्रावी होती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन में हार्मोन्स रिलीज करती हैं, एक्सोक्राइन में एंजाइम्स रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारी पिट्यूटरी। अब इसके साथ ही ये क्या काम करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड और इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्लैंड होती है ये सारी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। कंट्रोल यानी कि उनके जो उत्सर्जन का काम होता है वो कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, ठीक। ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी, ठीक है। यानी कि ये साइज में अगर हम देखें तो ये साइज में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके अलावा कि इसका जो मतलब इसका जो आकार होता है ये एक मटर के दाने के जैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये सबसे ज़्यादा लैंगिक विकास, ठीक है, लैंगिक विकास को क्यों यहाँ पे ये कंट्रोल करती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है। जैसे कि मान लीजिए जीएच होता है, ठीक है, जीएच को हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो आप लोगों की या ह्यूमंस की, मनुष्य की जो ग्रोथ डिपेंड करती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा अच्छा रिलीज करती है तो आपकी हाई ग्रोथ होती है, यानी कि हाइट में, ठीक है। और अगर पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज करती है तो हाइट क्या होती है, उस पर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत सारे काम करती है बॉडी में, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे कि कौन सा हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास और थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है, ठीक है। यानी कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये है थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन, ठीक है। अब थायरोक्सिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो इसको स्राव करने के लिए, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ठीक है। तो इसमें MSH हार्मोन है, STH हार्मोन है और TSH या प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो निम्नलिखित में से थायराइड ग्रंथि के विकास में और थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करेगा। तो देखिए यहाँ पे आता है हमारा, अगर हम आंसर की बात करें तो TSH। अब TSH का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो थायरोक्सिन, ठीक है, इसका नाम ये क्या है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये थायरोक्सिन को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मूत्र का यानी कि यूरिन का एवरेज पीएच क्या होता है, ठीक है, यानी कि यूरिन का पीएच मान क्या है, ठीक है, 6, 10, 4 या 9। तो पहले आप लोग ये याद रखिए कि यूरिन जो है इसमें कौन कौन से वो होते हैं, एसिड होते हैं, यानी कि अमोनिया होता है ना, यूरिया भी होता है, तो ये यूरिक एसिड भी होता है। तो अब ये अगर ये एसिड है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पीएच मान निकालना, आपको लोगों को पता तो होगा पीएच मान हम कैसे निकालते हैं, पीएच स्केल से, ठीक है। तो पीएच स्केल में भी एसिड और बेस को हमने क्या किया, डिवाइड किया है कि 0 से लेके 7 तक जो होगा वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है, और 7 से लेके 14 तक जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे 10 और 9 तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब बचा हमारे पास 4 और 6, तो 4 और 6 में से जो एवरेज पीएच वैल्यू है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए इसकी पीएच वैल्यू हम देखें तो 6 होती है, क्या होती है, लगभग 6 होती है, ठीक, कितनी होती है, 6, क्योंकि यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है वो नॉर्मली अगर हम देखें यानी कि तो वो होता है 4.5 से 8.5 तक, ठीक है, 4.5 से 8.5 के बीच में। तो अगर हम इसका एवरेज लेके चलेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 6, ठीक है, 6 आंसर आएगा। और आप लोगों को पता है कि यूरिन यानी कि यूरिन जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है ना। ये हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है, तरल द्रव्य यानी कि लिक्विड में होता है। और जो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है, स्वस्थ व्यक्ति यानी कि जैसे कोई बीमारी नहीं है, वो प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, ठीक है, यानी कि एक्सक्रेशन करता है, यूरिन का एक्सक्रेशन करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूरिन का
मूत्र के रासायनिक संगठन में क्या सम्मिलित होता है, ठीक है, यूरिन के रासायनिक संगठन में क्या सम्मिलित होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, N2 होता है, या क्रिएटिनिन या यूरिक अम्ल होता है, यानी कि यूरिक एसिड होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को मिलाना है या बताना है कि केवल जल और यूरिया होता है, या फिर यूरिया या अमोनिया होता है, या फिर यूरिया, अमोनिया और क्रिएटिनिन यूरिक अम्ल होता है, या फिर उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। देखिए क्या होता है, जैसे यूरिन है, ठीक है, इसमें किन किन चीज़ों का संगठन है, संगठन यानी कि जो जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी केमिकल्स हैं कौन कौन से मिलाए गए हैं, ठीक। तो हम देखते हैं, देखिए ये यूरिन है, इसमें वाटर कितने परसेंट होता है, 95%, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड 1.87, सोडियम 1.17, पोटेशियम 0.75 और पेप्टाइड्स, प्रोटीन और बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जब इतने सारे वाटर भी होगा, यहाँ पे यूरिया भी होगा, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे, तो यहाँ पर अगर हम आंसर लगाएंगे तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा हमारा, उपयुक्त सभी, यानी कि यूरिन में, मूत्र के रासायनिक संगठन में उपयुक्त सभी, यानी जल भी होगा, यूरिया भी होगा, अमोनिया भी होगा, क्रिएटिनिन और यूरिक अम्ल भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंत्रिका तंत्र के संचरण की इकाई है, ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम, ठीक है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आप लोगों को पता होगा। देखिए कुप्फर कोशिका, सार्कोमियर, नेफ्रॉन या न्यूरॉन। नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की यूनिट होती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी में 3 से 4 लाख तक पाए जाते हैं, ठीक है, कितने, 3 से 4 लाख तक पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनको किडनी की यूनिट कहते हैं। ऐसे ही हम न्यूरॉन की बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बनता है, न्यूरॉन से मिलकर बनता है, ठीक है। ये जितने भी हमारे सिग्नल्स को लाने का और ले जाने का काम होता है वो कौन करती है, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स किसकी बनी होती है, न्यूरॉन्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इनके संचरण की इकाई होती है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के यानी कि नर्वस सिस्टम की इकाई कौन कहलाती है, न्यूरॉन्स कहलाते हैं, ठीक। चलिए, निशल कणिकाएं बनी होती हैं। निशल कणिकाएं क्या होती हैं, निशल कणिकाएं वो होती हैं जो क्या काम करती हैं, मतलब कि जैसे कि हमने देखा, ये सबसे पहले तो याद रखिए ये किस में होती है, ब्लड में होती है, ठीक है। इनको और ये किन में पाई जाती है, ये न्यूरॉन्स में पाई जाती हैं, ठीक है। किस में, जैसे कि अभी हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। न्यूरॉन्स में निशल कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम की यूनिट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है, इकाई, ठीक। अब निशल बॉडी की बात करें या निशल कणिकाओं की बात करें तो ये किस चीज़ की बनी होती हैं, डीएनए की बनी होती हैं, आरएनए की बनी होती हैं, राइबोसोम की या लाइसोसोम की। देखिए डीएनए आरएनए हमारा एक सेल के अंदर होता है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक। लाइसोसोम भी हमारा सेल के अंदर होता है, राइबोसोम भी हमारा सेल के अंदर होता है। लाइसोसोम का मेन काम क्या होता है, ये हमारे सेल को क्या करता है, सेल के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। सेल के वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करना है या उनको ख़त्म करता है, ठीक। ऐसे ही राइबोसोम को क्या कहते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। आरएनए और डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब बात करते हैं कि निशल कणिकाएं जो होती है वो इन चारों में से किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो देखिए निशल बॉडी जो होती है वो सबसे पहले न्यूरॉन्स में पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें एक झिल्ली होती है, ठीक है, यानी कि एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है वो साइटोसोलिक, ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जिसको साइटोसोलिक कहते हैं, इसकी सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स के साथ पाया जाता है, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के साथ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राइबोसोम के साथ में, तो राइबोसोम के साथ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद राइबोसोम जो होता है वो, ये जो झिल्ली है, कौन सी झिल्ली है, इस झिल्ली को हम कहते हैं साइटोसोलिक, ठीक है। क्या कहेंगे, साइटोसेलिक। तो साइटोसेलिक जो है
इस झिल्ली पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो राइबोसोम के साथ में चिपकी हुई थी। तो राइबोसोम के साथ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। किसको, राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, राइबोसोम, ठीक, क्या होगा, राइबोसोम। अब आप लोग जानते हैं राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है 80S और एक होता है 70S टाइप का। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 80S और 70S, ठीक है। चलिए, जिनमें यूकैरियोटिक में 80S पाए जाते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें 80S और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें 70S, ठीक है। इसके बाद आते हैं पॉलीसाइथीनिया, ठीक है। पॉलीसाइथीनिया है, मतलब पॉलीसाइथीनिया क्या है, आप लोगों ने इससे पहले क्या नाम सुना था, नहीं सुना था। पॉलीसाइथीनिया जो होते हैं, ये देखिए क्या होता है कि जब कोई भी पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब पहाड़ पर चढ़ता है तो उसका जो ब्लड होता है, ठीक है, उसका जो ब्लड होता है उस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। यानी कि हम जितने भी हमारे सरफेस से जितने भी ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के मान में परिवर्तन होने लगेगा, यानी कि मान कम होने लगेगा और ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आरबीसी जो होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। और जब वो बढ़ जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, पॉलीसाइथीनिया, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा कि इनमें आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है, यानी कि हमारा सी आंसर क्या होगा, सही। कहने का मतलब जब धरातल से हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय परिवर्तन होगा, वायुमंडल के दाब में परिवर्तन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यानी कि अब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में केवल Fe, केवल आयरन पाया जाता है, या केवल 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, या फिर A और B दोनों होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता। देखिए ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन में आयरन भी होता है, ठीक है, और प्लस 4 पेप्टाइड चेन्स भी होती हैं, ठीक है, क्या होती है, 4 पेप्टाइड चेन भी होती हैं। तो जब आयरन और चेन दोनों होंगी तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, A और B दोनों, ठीक है। यहाँ पे जो पेप्टाइड श्रृंखला होती है ये क्या होती है, ट्वाइस अल्फा पेप्टाइड, ठीक है, और ट्वाइस बीटा पेप्टाइड, ठीक। तो दोनों मिलाकर कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितनी पेप्टाइड्स हो जाएंगे, 4 पेप्टाइड्स हो जाएंगे और Fe2+ यानी कि आयरन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाए जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन में आयरन और पेप्टाइड्स पाए जाते हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए, जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखें तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे ये आयरन है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे ये पेप्टाइड्स की श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन, ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल में ही हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, जो ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाकर ले जाने का काम करता है, ठीक। अब बात करते हैं कि मनुष्य की लार यानी कि मनुष्य की जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, पेप्सिन, रेनिन, लार एमाइलेज या ट्रिप्सिन, चलिए बताइए। मनुष्य की जो सलाइवा होती है उसमें एमाइलेज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एमाइलेज। एमाइलेज का काम होता है कि मुंह में ही, ठीक है, यानी कि मुख गुहा में ही भोजन का पाचन शुरू कर देना, ठीक है, मुख गुहा में ही क्या करना, भोजन का पाचन शुरू कर देना। और एमाइलेज जो होता है एंजाइम, वो स्टार्च को किसको डाइजेस्ट करता है, वो स्टार्च को, शुगर यानी कि स्टार्च को, जो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसको छोटे छोटे शुगर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। किस में करता है, शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अगर आप लोग ऐसा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मतलब सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हमारा मनुष्य में पाचन
कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में भी आप लोग को दिए जा सकते हैं कि अमाशय से या फिर ईसोफेगस से या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से या लार्ज इंटेस्टाइन से। तो मनुष्य का जो पाचन है वो मुख गुहा यानी कि मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन मुंह से ही होने लगता है। किसकी वजह से? लार एमाइलेज यानी कि सलाइवरी एमाइलेज की वजह से, ठीक है। ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, ये क्या हुआ हमारा और ये सलाइवरी, ध्यान रखिए सलाइवरी ग्लैंड 3 होती है यहाँ, जैसे कि एक मुखगुहा में, एक मुखगुहा के ऊपर साइड को, ठीक है। यानी जितने भी पैलेट्स होते हैं, टंग होती है हमारी, टंग के नीचे होते हैं, टंग के पीछे होते, ठीक है। तो ये क्या है मनुष्य में, लार में एंजाइम, ठीक है। तो एमाइलेज मेन होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम होता है जो दूध को कैसीन में परिवर्तित करता है, ठीक है। दूध को दही में कन्वर्ट नहीं करता है, कैसीन में परिवर्तित करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस में करता है, कैसीन में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं लाइपेज, ट्रिप्सिन, सुक्रेज और रेनिन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देखिए इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा हमारा रेनिन, ठीक। रेनिन क्यों होगा? रेनिन जो होता है वो दूध को कैसीन में बदलता है, ठीक है। किसको? दूध को कैसीन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। इसके अलावा इसको काइमोसिन के नाम से भी जानते हैं। किसको? काइमोसिन। अगर आप लोगों का रेनिन नहीं आता तो काइमोसिन करके भी नाम आ सकता है, ठीक है। इसके बाद ये दूध को गाढ़ा करने में मदद करता है, ठीक है। क्या करता है? ये दूध को गाढ़ा करने में मदद करता है। अगर इसके लिए रेनिन को, यानी कि रेनिन जो एंजाइम है, इसको काम करने के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? तो ये 30 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है यानी कि इसके लिए सफिशेंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या होता है ये जो ये जो एंजाइम है सबसे ज़्यादा किन में स्रावित होता है, यानी कि किस में सीक्रेट होता है? तो जो नवजात स्तनधारी होते हैं उनके पेट में स्रावित होता है, ठीक है। नवजात स्तनधारी यानी कि मान के चलिए बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जो नए जन्मे हुए बच्चे होते हैं जो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, तो उनमें ये बहुत जल्दी स्रावित होता है, जिससे दूध जो होता है वो जल्दी से गाढ़ा हो जाता है उनकी बॉडी में जाके, ठीक है। तो ये क्या था? एंजाइम रेनिन दूध को कैसीन में परिवर्तन करने का काम करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? शुक्रवाहिका, गर्भाशय, गर्भाशय नाल या अंडाशय, ठीक है। देखिए पुरुष प्रजनन अंग, ठीक है, यहाँ पे पुरुष प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग, ठीक है, यानी कि महिला या फीमेल, ठीक है। पुरुषों में इनमें से कौन सा प्रजनन, गर्भाशय जो होता है, ठीक है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस, ठीक है, क्या होगा? यूट्रस, ये फीमेल्स में होता है। गर्भाशय नाल जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। और अंडाशय जिसको हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अंडाशय को ओवरी कहते हैं, यूट्रस को जो गर्भाशय होता है उसको कहते हैं, ठीक है। और ये शुक्रवाहिका, ठीक है, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं? टेस्टिस, जिसको वृषण भी कहते हैं, ठीक, वृषण, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है कि शुक्रवाहिका जो होती है वो किस में होती है? पुरुषों में होती है, या पुरुष प्रजनन अंग होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। अगर हम फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो बहुत सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। जैसे मेल और फीमेल के दोनों की अगर हम बात करें तो देखिए, एक होता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्टिस हो गया, दूसरा हो गया अंडाशय, तीसरा हो गया गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय नाल हो गई, ठीक। इसके अलावा शुक्राशय हो गया, ठीक है। बहुत
सारे प्रजनन अंग होते हैं, जिनमें से देखिए मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला जो टॉपिक था उस टॉपिक में सारे के सारे जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उन ऑर्गन्स के बारे में हमने क्या किया है, डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये तो बहुत हमारा बहुत ईजी सा क्वेश्चन था कि मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग कौन सा होता है। ठीक है, महिलाओं में जो होता है वो क्या होता है, नाम से ही याद रखने, गर्भाशय होता है, गर्भाशय नाल होता है, एक फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडाशय होता है। ठीक है, और एक वजाइना होती है। ठीक, बस इसके अलावा जो पुरुष प्रजनन अंग होते हैं वो भी अलग होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्या कि मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा होता है, तो क्या होता है, शुक्रवाहिका। ठीक है, क्या होता है, शुक्रवाहिका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मनुष्यों में निषेचन किस में होता है। ठीक है, ये जो डैश लगा है ये लगा है यहाँ पे। ठीक, निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है या अंडाशय में होता है या फिर वही टेस्टिस में होता है या फिर गर्भाशय में होता है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, ठीक है, ये यूट्रस है और ये टेस्टिस है। ठीक, टेस्टिस हमारा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फैलोपियन ट्यूब जो ये आपको दिख रही होगी ये फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारी ओवरी है और ये क्या है, यूट्रस। ठीक, ध्यान रखिए एक ये जो पूरा का पूरा जो मादा प्रजनन तंत्र है, ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें जो काम होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए स्पर्म्स जो होते हैं वो वजाइना के थ्रू यूट्रस में जाते हैं, ठीक, यूट्रस में जाके फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और यहाँ पर ओवरी में जो एग होता है उसको निषेचित करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसमें मिक्स होते हैं और जैसे ही इसमें मिक्स होता है वैसे जो एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब में आके क्या होता है, निषेचित होता है। कहाँ पे होता है, यहाँ पर आके क्या होता है, एग फर्टाइल होता है। ठीक है, फर्टिलाइज होता है। ठीक, कहाँ होता है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, यानी कि मनुष्यों में जो निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, और जो एग बनता है वो बनता है ओवरी में। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, उसके बाद यूट्रस जो होता है यहाँ पे जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए भोजन को निगलते समय, अब आप भोजन को निगल रहे हैं, ठीक है, समय श्वास नली को ढकने का कार्य कौन करता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश ना कर सके, ग्रसनी यानी कि ईसोफेगस, एपिग्लोटिस कंठ श्वास नलिका है। ठीक है, देखिए ईसोफेगस जो होता है वो तो खाना खाने के लिए होता है, ऐसा जो इस तरीके से बना हुआ होता है, ये ईसोफेगस होता है। ठीक, यहाँ से जो होता है ये दो होते हैं, एक नाक के लिए होता है, एक मुंह के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से श्वास आती है, यहाँ से खाना आता है। ठीक, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से खाना आता है, ये डायफ्राम रहता है, यहाँ पे ये स्टमक रहता है, फिर ये खाने की पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आगे जल जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतने भाग की। ठीक, तो भोजन को निगलते समय श्वास नली को ढकने का कार्य कौन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एपिग्लोटिस। ठीक, एपिग्लोटिस जो होता है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, ये इस टाइप से कुछ होता है, इसमें दो नलियां होती हैं, एक एयर पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। ठीक है, क्या होता है, एक एयर पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है। ठीक, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं या फिर जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना खाते हैं तो हमारा जो एयर पाइप होता है उसको एपिग्लोटिस यानी लैरिंग्स जो होता है वो उसको ढक्कन के जैसे बंद कर देता है। ठीक है, और जैसे हम सांस लेते हैं तो वो क्या करता है, फूड पाइप को बंद कर देता है, तो हमारी सांस यहाँ से जाती है और हमारा फूड अलग से जाता है, यानी कि फूड पाइप से जाएगा। ठीक, फूड पाइप, और फूड पाइप को ही हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं, और ये हमारा एयर पाइप से जाएगा। ठीक, जहाँ से एयर जाती है। ठीक, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी एपिग्लोटिस। ठीक है, ये लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर होता है, एपिग्लोटिस जो होता है लैरिंग्स के सबसे ऊपर वाले पार्ट में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन को निकलते समय जो श्वास नलिकाएं होती है, श्वास नली को ढकने का काम करता है, जिससे भोजन जो होता है वो श्वास नली में प्रवेश नहीं कर जाता, और अगर अचानक से श्वास नली में प्रवेश कर जाता है तो हिचकी टाइप की आने लगती है, हिचकी टाइप की आने लगती है, यानी कि वो भोजन को बाहर निकालने का काम होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो खाना है वो दूसरे पाइप में चला गया। ठीक, किस कारण से, अब क्वेश्चन है कि श्वास नली में वायु के निकल जाने पर भी वो चिपकती नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी श्वास नली है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक श्वास नली है, यहाँ से हवा जा रही है
अब हवा जा रही है और हवा आ भी रही है, तो हवा पहले निकल जाती है, तो ये एकदम से इसको कहने का मतलब ये पिचकती क्यों नहीं है? तो एपिग्लॉटिस के कारण या लेरिंग्स के कारण या उपास्थि बलय के कारण या डायफ्राम के कारण। देखिए एपिग्लॉटिस के कारण तो ये होता है कि वो बंद कर देती है और खोल देती है दरवाजे को, ठीक है। स्वर यंत्र के कारण क्या होता है कि हम आवाज़ बोल पा रहे हैं, ठीक है। उपास्थि वलय के कारण क्या होता है, यानी कि कार्टिलेजियस रिंग्स जो होती हैं, जैसे कि ये जो है हमारा, इसमें श्वास नली में हमारी इस तरीके की रिंग्स बनी हुई होती हैं जो उपास्थियों की यानी कि कार्टिलेज की बनी होती हैं, जिसके कारण जो एयर पाइप होता है वो क्या होता है, सिकुड़ता नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, उपास्थि वलय, यानी कि कार्टिलेजियस रिंग, कार्टिजिनियस जो रिंग्स होती हैं उनकी वजह से, ठीक। इनको क्या कहते हैं हम, कार्टी रिंग्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? देखिए अनुवांशिकी शब्द, सबसे पहले अनुवांशिकी क्या होता है ये जानिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है। तो अनुवांशिकी के जो जनक हैं, ठीक है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है। लेकिन शब्द जो दिया था वो दिया है बैटसन ने, ठीक है। शब्द जो दिया है वो किसने दिया है, बैटसन ने दिया है। ध्यान रखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो अनुवांशिकी फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। किसके, जेनेटिक्स के क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन नाम यहाँ पे आनुवांशिकी नाम जो दिया है वो किसने दिया है, बैटसन ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है, बैटसन ने दिया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मेंडल द्वारा, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधे को चुना गया था, मटर के पौधे को, गेहूं के पौधे को, चावल के पौधे को या बाजरे के पौधे को। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मटर के पौधे को, और मटर के पौधे को क्यों चुना था, क्योंकि ये एक वर्षीय होता है, ठीक है, यानी कि एक वर्ष में ही इसमें फल फूल पत्ती सब आ जाते हैं, ठीक है। और ये आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है कि ये सस्ता, यानी कि ये जो विधि होती है बहुत सस्ती होती है, ठीक है। और ये द्विलिंगी भी होता है, द्विलिंगी पौधा भी होता है, जिसमें लक्षण दोनों प्लांट के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, मेंडल द्वारा अनुवांशिकी के प्रयोग, इन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और ये बताया था, इस एक संकर क्रॉस और दो संकर क्रॉस के बारे में बताया था। और मटर के पौधे पर प्रयोग करके इन्होंने जो 3 नियम दिए थे जिनको मेंडल के नियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारी कल की क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।